सजेशंस अभी हमने देखी कि रियल में एग्रीकल्चर सेक्टर्स की प्रॉब्लम्स क्या होती थी, तो अब आपको सजेशंस देना है कि हाउ वी कैन रिड्यूस दिस प्रॉब्लम्स, कि उन प्रॉब्लम्स को किस स्टाइल से रिड्यूस किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो सबसे फर्स्ट अडोप्टेशन ऑफ न्यू टेक्निक्स, कि एग्रीकल्चर सेक्टर्स की जो बेसिक प्रॉब्लम्स है वो तब रिड्यूस होगी जब मैक्सिमम फार्मर्स के थ्रू एग्रीकल्चर की फील्ड में जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स को अडोप्ट किया जाएगा, इक्विपमेंट्स को अडोप्ट किया जाएगा, और जितनी भी मशीन्स वगैरह, ट्रैक्टर, थ्रेशर, हार्वेस्टर्स, इंजन्स, पंप सेट्स वगैरह, उनको जब तक हम अडोप्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी एग्रीकल्चर की फील्ड में जो हमारा आउटपुट है वो उतना हाई नहीं आएगा। तो पहला सजेशंस यही होगा कि मॉडर्न टेक्निक को अडोप्ट करना चाहिए, इक्विपमेंट्स को अडोप्ट करना चाहिए, प्रोडक्शन की प्रोसेस जो है उसमें इम्प्रूव हमें करना पड़ेगा। उसके बाद है फोरकास्टिंग ऑफ नेचुरल क्लेमिटीज़ की, जितने भी नेचुरल क्लेमिटीज़ आते हैं इंडियन गवर्नमेंट को ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल करानी चाहिए कि वो उनकी फोरकास्टिंग कर सके, कि मतलब इस वजह ऐसी स्टाइल से अर्थक्वेक आ सकता है, फ्लड आ सकता है, ये सिचुएशंस रहेगी, ताकि उन प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए आप पहले से ही मैनेज कर सको कि ये मुझे मेरे एग्रीकल्चर की जो प्रोसेस है एटलीस्ट उसमें इस स्टाइल का इम्प्रूवमेंट करना है। तो ऐसी फोरकास्टिंग टाइम टू टाइम होती रहनी चाहिए, ताकि फार्मर जो है वो अपने आप को एक सेफ मोड पर ले जा सके, या अपने ऑक्यूपेशन को एक सेफ मोड पर ले जा सके, और उन नेचुरल क्लेमिटीज़ का जो हार्मफुल इफेक्ट होता है एटलीस्ट वो उसको रिड्यूस कर सके। उसके बाद आता है एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, है सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, इरिगेशन नहीं होने की वजह से अच्छी नहीं हो रही है। तो गवर्नमेंट को या तो उसको मैनेज कराना चाहिए कि कोई कैनल सिस्टम्स जो है वो निकाले, वेल डिगिंग के लिए लोन दे, या जो है पॉन्ड्स वगैरह उसको जो है प्रॉपर रिपेयरिंग कराए ताकि वहाँ वाटर की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़े। तो जब तक इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगी इंडिया में, तब तक एग्रीकल्चर का जो फील्ड है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाएगा। इसके लिए बेटर है कि हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो है प्रोसेस टेक्निक्स उसको डेवलप्ड करें और उसके थ्रू एग्रीकल्चर करने की कोशिश करें। उसके बाद है इंकरेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर। कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर मीन्स ये होता है कि कुछ लोग मिलकर के अपने फील्ड को कंबाइंड मिला लें और फिर एग्रीकल्चर करें। जैसे एक एक आदमी के पास एक एक एकड़ जमीन है, ये एक एक बीघा जमीन है, तो 5 आदमी मिल जाए, 10 आदमी मिल जाए, और 10 बीघा की बाउंड्री को हटा करके पास पास वाले, देखो इसमें ये नहीं कि तुम्हारा खेत या मेरा खेत, वो नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी चारों आसपास के एरिए के हैं वो पांचों व्यक्ति अगर अपने फील्ड की बाउंड्री को हटा करके फिर फील्ड कर एग्रीकल्चर करते हैं उस फील्ड में, तो उससे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव आएगी, क्योंकि बाउंड्री हट गई, सब कुछ हट गया, एक ही साथ सारा सब कुछ प्रॉपर हो रहा है, एक ही टाइम ट्रैक्टर आ गया, एक ही टाइम से जो थ्रेशर चला गया, एक ही बार आने की वजह से थोड़े से इकोनॉमिक जो सरप्लस आपको मिलती है तो वो होती है। तो ये सबसे पावरफुल है कि आप इसको अडेप्ट करो, सब मिल करके खेती करो सबके। जैसे आप फॉरेन कंट्रीज में देखो, इतने बड़े बड़े खेत होते हैं कि हम लोग देखते ही रह जाते हैं, तो वहाँ एग्रीकल्चर इसीलिए बेनिफिशियल होता है। हमारे इंडिया में देखो, छोटा सा खेत मेरा, वो मेरे भाई का, वो मेरे उसका, वो मेरे अंकल का। तो ये जो रॉन्ग जो है हमारे यहाँ, एटलीस्ट उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। उसके बाद आता है क्रॉप इंश्योरेंस की। इस फैसिलिटी का जो है गवर्नमेंट को थोड़ा सा डेवलपमेंट करना चाहिए, थोड़ी सी इसकी बेसिक नॉलेज फार्मर को होनी चाहिए, और वो जितना ज़्यादा इसको क्रॉप इंश्योरेंस फैसिलिटी को अडेप्ट करेगा उतना ही ज़्यादा वो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा, कि आप जब भी सोइंग हो रही है तभी आप अपनी क्रॉप का एक इंश्योरेंस करा दीजिए। इंश्योरेंस कराने पर आपको थोड़ा सा प्रीमियम देना है, उसके बाद आपकी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है तो गवर्नमेंट आपको सारे का सारा जो है मुआवजा वो वापस दे सकती है। उसके बाद आता है रिसर्च एंड एजुकेशन डेवलपमेंट की। हमें एग्रीकल्चर की फील्ड में न्यू रिसर्च होनी चाहिए कि किस स्टाइल से कितनी जल्दी जो है क्रॉप को हार्वेस्ट किया जा सके, उसको मैच्योर किया जा सके, इतना डेप्थ पे वो डालना चाहिए, इतनी डेप्थ पे पानी होना चाहिए, इस स्टाइल से होना चाहिए, इतने दिनों बाद। इस स्टाइल के एक रिसर्च एग्रीकल्चर फील्ड में होनी चाहिए कि न्यू न्यू टेक्निक्स, न्यू न्यू इनोवेशंस हो। तो सबसे पहले तो रिसर्च, और उसके बाद उसकी एजुकेशन भी हम जब तक फार्मर को नहीं देंगे तब तक जो है एग्रीकल्चर में इम्प्रूव नहीं होगा। उसको थोड़ा सा एजुकेटेड करो, थोड़ी सी उसकी लिटरेसी रेट हाई करो, जब तक वो खुद एजुकेटेड नहीं होगा तब तक वो किसी स्टाइल का जो है इस स्टाइल का काम नहीं कर पाएगा। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का मीन्स ये होता है कि हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है आपका ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो जब तक ये फैसिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तब तक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, तब तक एग्रीकल्चर में इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स वगैरह नहीं मिल पा रहे हैं, आप कम्युनिकेट नहीं हो पा रहे हो कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहे हैं, आपके रोड्स नहीं हैं। तो ये फैसिलिटी जब तक डेवलप्ड नहीं होगी रूरल एरिया में, तब तक एग्रीकल्चर का तो हमें इनको डेवलपमेंट करना चाहिए, ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए रूरल एरिया को अर्बन एरिया से कनेक्ट
करना चाहिए। उसके बाद है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरिया। रूरल एरिया में स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री का सेटअप करना चाहिए ताकि वो वहाँ से जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ जो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसको एज ए रॉ मटेरियल जो है वो यूज़ कर सके, वहाँ भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े और वहाँ एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट का जो है वो बेटर यूटिलाइजेशन भी पॉसिबल जो है हो पाएगा। तो हमें इसके लिए वहीं पर रूरल एरिया में ही इस स्टाइल की किसी इंडस्ट्री को सेटअप करना पड़ेगा जो कर ले। जैसे गन्ना हुआ, आपके शुगर केन होता है, आप वहीं से गुड़ की फैक्ट्री स्टेब्लिश कर दीजिए तो गुड़ बनने लग जाएगा। कॉटन हो रहा है, कॉटन थ्रेड की इंडस्ट्री को सेटअप कर दीजिए। तो इस कॉटन सीड्स से कॉटन निकालने की भी इंडस्ट्री को हम सेटअप कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा हो कि हम ऐसी स्मॉल इंडस्ट्री वहाँ सेटअप कर सके। उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ कैटल रियरिंग एंड डेयरी। ये जो है वो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं ये दोनों इंडस्ट्री। तो हमें एग्रीकल्चर की कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कैटल रियरिंग को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ साथ कैटल रियरिंग जो है वो इजी वे में पॉसिबल हो पाती है कि आप आसानी से खेती भी कर लो और आप जानवरों को भी पाल लो। उसके बाद जो डेयरी है, डेयरी प्रोडक्ट क्या होता है कि डेयरी इंडस्ट्री भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। जितनी ज़्यादा कैटल रियरिंग होगी उतनी ही ज़्यादा डेयरी इंडस्ट्री जो है वो प्रमोट होती जाएगी, क्योंकि कैटल रियरिंग से जो प्रोडक्ट मिलेगा मिल्क, डेयरी इंडस्ट्री टोटल उसी पे बेस है, मिल्क से वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट प्रिपेयर करेगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ गोडाउन की। गवर्नमेंट को चाहिए कि गोडाउन का मैनेजमेंट प्रॉपर हो। जैसे अभी हार्वेस्टिंग का टाइम है तो गोडाउन के सारे गोडाउन्स बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, एयर मतलब जैसी भी उसके लिए टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है फुल प्रूफ होने चाहिए साउंड। तो ऐसे गोडाउन्स गवर्नमेंट को पहले से ही मैनेज करने चाहिए। जब भी फसल आने का समय होता है, हमारे यहाँ 2 फसलें प्रमुख रूप से आती है, रबी और खरीफ, तो उन दोनों के टाइम में गोडाउन्स प्रॉपर जो है गवर्नमेंट को अवेलेबल कराने चाहिए, ताकि फार्मर अपनी क्रॉप्स को या तो रेंट दे करके स्टोर कर ले या गवर्नमेंट को सेल करे तो गवर्नमेंट उसको स्टोर कर करके रख सके। बट रेंट पे अवेलेबल हो तो ज़्यादा बेटर है, फार्मर अपने हिसाब से उस क्रॉप को बाद में सेल कर सकता है। उसके बाद है इंकरेजमेंट ऑफ ड्राई फार्मिंग। कि ड्राई फार्मिंग ऐसी फार्मिंग होती है कि वो विदाउट वाटर जो है एटलीस्ट पॉसिबल हो सकती हो। ऐसी बहुत सी क्रॉप्स होती है जिनमें वाटर की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ऐसी ड्राई फार्मिंग को भी प्रमोट करना चाहिए जो बहुत कम पानी पे बहुत जल्दी हो जाती है। तो वो फसल क्या होती है वो भी बेनिफिशियल हो सकती है और गवर्नमेंट को ऐसी फार्मिंग को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। फार्मर को उसकी बेसिक नॉलेज देनी चाहिए कि अब ये 2 फसल का टाइम गया, बीच में जो टाइम है एटलीस्ट अगर आपके पास इरिगेशन फैसिलिटी कम है तो आप उस समय में ऐसी फसल कर सकते हो। उसके बाद आता है इंकरेज द अवेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट। गवर्नमेंट को जो एग्रीकल्चर के जो आउटपुट होते हैं एटलीस्ट उनकी अवेबिलिटी बहुत लोअर प्राइस पर, या लोअर नहीं तो भी इतना रिलायबल हो कि एटलीस्ट वो उसकी बर्डन को एक्सेप्ट कर सके। ऐसे प्राइस पर एग्रीकल्चर के जितने भी इक्विपमेंट्स होने चाहिए वो गवर्नमेंट को प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल कराने चाहिए, ताकि फार्मर उनको परचेज कर करके और अच्छे से अपना काम कर सके। फॉर एग्जांपल इनपुट्स में सभी आता है, चाहे आपका मैन्योर हो, चाहे सीड्स हो, चाहे फर्टिलाइजर्स हो, चाहे कुछ छोटे छोटे इक्विपमेंट्स हो। तो ऐसे इनपुट्स को ऐसे जो है गवर्नमेंट के एग्रीकल्चर इनपुट्स को जो है गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से जो है वो अवेलेबल कराने चाहिए। उसके बाद है इंक्रीज द अवेबिलिटी ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स। HYV सीड्स जो है गवर्नमेंट को वो अवेलेबल कराने चाहिए। एटलीस्ट 50-50 kg तो गवर्नमेंट को ऐसे सीड्स हर पर्सन को फ्री देने चाहिए, ताकि उससे प्रोडक्शन अच्छा हो सके। केमिकल फर्टिलाइजर्स को जो पुअर फार्मर है उनकी सप्लाई फ्री होनी चाहिए, तो उससे भी जो है आउटपुट जो हमारा निकल करके आएगा वो अच्छा होगा। उसके बाद है इनकरेज ऑफ साइंटिफिक फार्मिंग। एक साइंटिफिक मेथड होता है एग्रीकल्चर करने का। रिसेंट टाइम में कुछ एजुकेटेड लोग, मैं नहीं कह रही कि नहीं करता, सब टोटली लिटरेसी है, अभी कुछ सुधार हुआ है। अब भी रिसेंट टाइम में कुछ एजुकेटेड लोग हैं वो भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और वो एग्रीकल्चर किस तरीके से करें, साइंटिफिक मैनर में करें। तो साइंटिफिक मैनर में जो एग्रीकल्चर हो रही है उसका जो रिजल्ट निकल करके आ रहा है वो बहुत अच्छा आ रहा है, बेस्ट आ रहा है। वो बहुत कम एरिया में बहुत अच्छी फसल कर पा रहे हैं, क्योंकि वो लिटरेटर, उनको पूरी बेसिक नॉलेज है। तो एक साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है एक प्रोसेस को अडेप्ट करके काम करना। किसी भी काम को प्रोसेस बाय प्रोसेस करना एक साइंटिफिक मेथड कहलाता है। तो ऐसा मेथड अगर सब फार्मर अडेप्ट करे तो आउटपुट जो है हमारा वो बेटर आ सकता है। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन बर्डन और एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर पर जो पॉपुलेशन की बर्डन है एटलीस्ट उसका डाइवर्सिफिकेशन किया जाना चाहिए, उस पॉपुलेशन को कहीं और शिफ्टिंग का प्लान करना चाहिए। तो उसके लिए यही है गवर्नमेंट के पास कि या तो उनको स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री में ट्रांसफ़र कर ले, या उनको कैटल रियरिंग या डेयरी में जो है वो
ट्रांसफ़र कर दे। तो ऐसा करने से एग्रीकल्चर सेक्टर पे जो बर्डन होगी वो रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद प्राइस स्टेबिलिटी, कि गवर्नमेंट को प्राइस में जो है वो स्टेबिलिटी जो है वो थोड़ा सा करनी चाहिए। प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होता है उससे फार्मर को पता ही नहीं चलता है कि कब फसल को बेचनी चाहिए और कब नहीं बेचनी चाहिए। तो जो फ्लक्चुएशन होता है हमारे यहाँ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइस का, उसमें एक स्टेबिलिटी गवर्नमेंट को लानी चाहिए, एक नॉर्मल प्राइस का डिक्लेरेशन हो जाना चाहिए। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन टैक्स स्ट्रक्चर, की जो कुछ कैश क्रॉप्स होती है उस पर टैक्स लगता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि टैक्स स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर दे। तो थोड़ा सा, वैसे तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि जो कैश क्रॉप्स करते हैं वो फार्मर ऑलरेडी बहुत बड़े होते हैं, बट एक मामूली सजेशन है ये अभी कि कर दे तो इट मे बी पॉसिबल्स की एग्रीकल्चर में हो। उसके बाद एक मार्केटिंग सिस्टम हमारा स्ट्रांग नहीं है, मीडिएटरी सब कुछ ले जाता है, तो मार्केटिंग स्ट्रांग होनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आगे आना चाहिए, माल को परचेज करना चाहिए, सेल करना चाहिए, और प्रॉपर प्राइस जो है वो फार्मर को देना चाहिए। तो दीज आर द सजेशंस टू रिड्यूस द प्रॉब्लम्स। अब आते हैं हम एग्रीकल्चर फाइनेंस पे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो फाइनेंस फैसिलिटी है वो किन किन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है वो अवेलेबल कराई जाती है। कुछ तो है इंस्टीट्यूशनल, कुछ है हमारे पर्सनल सेक्टर्स हैं। तो इंस्टीट्यूशनल में जो होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट बहुत बड़े अमाउंट में होती है। 3 टाइप्स के लोन जो है वो एग्रीकल्चर को दिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का टाइम पीरियड 5 to 20 ईयर्स होता है, शॉर्ट टर्म का टाइम पीरियड 1 ईयर होता है, मिड टर्म जो होता है वो 1 to 5 ईयर्स का होता है। अलग अलग पर्पज़ के लिए जो लोन दिए जाते हैं, कुछ जो होते हैं शॉर्ट टर्म के वो सीड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स और ये परचेज करने के लिए दिए जाते हैं। मिड टर्म्स के जो लोन्स होते हैं वो बाउंड्री प्रिपेयर और सॉइल जो होते हैं चेंज उसके लिए दिए जाते हैं। और लॉन्ग टर्म के जो लोन दिए जाते हैं वो होते हैं सॉइल को आप पूरा कन्वर्ट कर दो, फील्ड चेंज कर दो, वेल डिगिंग करा लो, बेसिक इंप्रूवमेंट कर लो, कोई बेसिक जो इक्विपमेंट्स है बड़े बड़े ट्रैक्टर वो परचेज कर लो, तो उनके लिए जाते हैं। तो 3 टाइप्स के लोन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के इंस्टीट्यूशंस के थ्रू दिए जाते हैं। उनमें सबसे पहला कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो हमारे यहाँ शेप होता है वो पिरामिड लेवल का होता है, स्टेट में, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद रूरल एरिया। ये आपका एक स्टेट का होता है, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट का होता है और ये आपका रूरल एरिया में होता है। इस स्टाइल के पिरामिड शेप में ये सोसाइटीज़ पाई जाती है। इन सोसाइटीज़ में वही होता है कि एक सबके लिए, सब एक के लिए होता है, कुछ पर्सन मिलकर के इनका सेटअप करते हैं और इनका मेन मोटिव होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट करना। तो ऐसी सोसाइटी का जो हमारे यहाँ जो है, ऐसी सोसाइटी बहुत टाइम पहले से ही इस्टेब्लिश हो रही है और ये सोसाइटी भी जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। उसके बाद है लैंड डेवलपमेंट बैंक। लैंड डेवलपमेंट बैंक को 1920 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका भी मेन मोटिव यही था, इसके नाम से ही है कि भूमि सुधार बैंक। तो ये बैंक जो होता है लैंड डेवलपमेंट, भूमि विकास बैंक है। तो ये बैंक जो होता है ये वो बेसिक जो है आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में बेसिक इंप्रूवमेंट के लिए लोन देता है, चाहे आप वेल डिगिंग के लिए लो, चाहे इक्विपमेंट्स परचेज के लिए लो, वो जो है फाइनेंस फैसिलिटी देता है। उसके बाद होते हैं आरआरबीज जो है 1975 के आसपास से चल रहे हैं। इनका जो मेन फंक्शंस होता है वो एक बैकवर्ड एरिया में, रिमोट एरिया में, हिली एरिया में, जहाँ अदर बैंक्स की ब्रांचेस नहीं हो, एटलीस्ट वहाँ जा कर के लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत लोअर होती है और उस पर ऐसे एरिया में जा कर के फाइनेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करना इस बैंक का जो है वो मेन पावरफुल फंक्शन है। नाबार्ड से आप सभी लोग परिचित हो। 1982 में जो है ये बैंक इस्टेब्लिश हुआ। आरबीआई का एक डिपार्टमेंट था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, एटलीस्ट उसी को जो है नाबार्ड में कन्वर्ट कर दिया गया। इसका जो ये एपेक्स कैटेगरी का बैंक है, रिसेंट टाइम में एग्रीकल्चर की फील्ड में एपेक्स कैटेगरी का बैंक है। मैक्सिमम लोन्स जो है एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट के लिए वो इसी के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके बाद है कमर्शियल बैंक्स। ये भी एग्रीकल्चर कमर्शियल बैंक कितने हैं, अब इनकी काउंटिंग तो अभी रिसेंट टाइम में इतना मर्जर चल रहा है कि आप लोग भी एस्टिमेशन नहीं लगा सकते हो कि क्या है, बट जितने भी टोटल जो कमर्शियल बैंक्स है वो भी एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट के लिए शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लोन जो है वो प्रोवाइड देते हैं। आरबीआई जो था डायरेक्ट वे में लोन नहीं देता है, आरबीआई नाबार्ड को लोन देता है और नाबार्ड के थ्रू फिर लोन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन देता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। आरबीआई से भी एसबीआई को लोन देता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो आरबीआई तो एपेक्स है वैसे देखा जाए तो, बट वो डायरेक्ट में लोन प्रोवाइड नहीं करता, वो इंस्टीट्यूशंस को लोन देता है। उसके बाद एसबीआई जो है वैसे तो वो कमर्शियल बैंक है, ट्रेड और इंडस्ट्री को लोन दिया जाता है, लेकिन कभी कभी इसके थ्रू भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स को लोन दिया जाता है। तो दीज आर द इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस। अब आता है जमींदार, प्राइवेट सेक्टर्स का है, प्राइवेट सेक्टर्स के हैं ये लैंडलॉर्ड, और ये जो होते हैं ये जमींदार, साहूकार, सेठ, सर्राफ, महाजन, ये लोग बहुत पावरफुल होते हैं। एग्रीकल्चर
जो लोन होता है उनका मैक्सिमम लोन इन्हीं के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। इनका कोई मेथड नहीं होता लोन्स प्रोवाइड करने का। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होती है और एक बार लोन लेने का मतलब लर्निंग की ट्रैपिंग में चले जाना होता है, क्योंकि इंटरेस्ट और लोन मिला करके वापस फसल हो जाती है, फिर फसल करोगे फिर लोन ले लोगे, तो ये बहुत पावरफुल सोर्सेज है। उसके बाद आता है ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जिनसे जो फार्मर होता है वो ट्रांजेक्शन्स करता है क्रॉप्स लेने का और क्रॉप्स सेल करने का। तो जो आपसे क्रॉप्स ले रहा है, परचेज कर रहा है, वो आपको लोन दे देगा और आपको लोन इसलिए दे रहा है कि आप नेक्स्ट टाइम फसल वापस उसी को सेल करो। तो ट्रेडर्स भी जो है वो इंडिया में लोन देने का काम करते हैं। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, जब आप खुद पुअर हो तो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी ऑब्वियसली पुअर ही होंगे, बट फिर भी कहीं कहीं ऐसा होता है एग्रीकल्चर में कि जो फार्मर है उसके फ्रेंड्स अच्छे हों, उसके रिलेटिव अच्छे हों, तो वो भी इनको लोनिंग फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू आपको तभी फाइनेंस फैसिलिटी मिलेगी जब आपने उसका इंश्योरेंस करा रखा है। इंश्योरेंस कराने के बाद आपकी फसल को कोई भी नुकसान होता है तो ये आपको देगा। किसान क्रेडिट कार्ड भी एक स्कीम होती है। उस स्कीम में अगर आपका प्रोडक्शन हाई है, आप एक्सपोर्टर हो, तो आपको उसकी स्कीम के थ्रू जो है वो लोन्स प्रोवाइड किया जा सकता है। तो दीज आर द फाइनेंशियल सोर्सेज इन एग्रीकल्चर। अब बेसिक है कि इनकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो इनकी सबसे पहली प्रॉब्लम्स है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि इनके थ्रू जो लोन दिया जाता है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और इतनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो फार्मर जो है एटलीस्ट वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तो सबसे पहले इस सेक्टर की प्रॉब्लम्स क्या है, तो प्रॉब्लम्स में आ गया कि इनके थ्रू जो लोन दिया जाता है वो 7 to 8% होता है और 7 to 8% या 10% तक का जो इंटरेस्ट है वो फार्मर उतना बेनिफिट ही नहीं होता, तो वो ये आपको नहीं दे पाता है। उसके बाद है लैक ऑफ फंड या लैक ऑफ फाइनेंस, कि जितनी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है एटलीस्ट उतनी फाइनेंस फैसिलिटी जो है वो इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो है फार्मर को प्रोवाइड नहीं की जाती। एवरी टाइम ऐसा लगता है कि जितनी बेसिक रिक्वायरमेंट है उससे बहुत कम पैसा जो है वो आपको इन इंस्टीट्यूशन से मिल पाता है। तो जब तक प्रॉपर फाइनेंस नहीं मिलेगा तब तक एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं होगा। केवल खाद और बीज खरीद लिए, फर्टिलाइजर नहीं खरीद पाए तो आउटपुट इतना जो है वो आपका रिटर्न निकल करके नहीं आएगा। उसके बाद है डिले इन लोन इशू। तो लोन जब इशू होता है उसमें अगर डिले हो गया, लोन के इशू में डिले हो जाता है तो फिर एग्रीकल्चर में उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहती है। आपको सोइंग के टाइम्स लोन चाहिए, कि जैसे सोइंग हो रही है अभी नवंबर के आसपास होती है, अभी वापस होएगी जून जुलाई में, तो जब रिक्वायरमेंट है तब तक आपको लोन इशू नहीं होता है। तो उसमें अगर डिले हो गया तो उसके बाद उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो नहीं रहती। एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है कि जब रिक्वायरमेंट हो तभी लोन जो है वो पास होना कंपलसरी होता है। तो ये भी इसकी प्रॉब्लम्स है कि लोन इशूइंग में डिले होती है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम थी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेकंड है लैक ऑफ फाइनेंस फैसिलिटी, एंड थर्ड इज इशूइंग इन डिले या डिले इन लोन इशूइंग, कि लोन को इशू करने में ये इंस्टीट्यूशंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिले कर देती है, इस वजह से भी नहीं हो पाता। उसके बाद है बेचारे की इलिटरेसी, कि वो खुद भी जो है वो एजुकेटेड नहीं है, या लैक ऑफ एजुकेशन, कुछ भी समझ लीजिए आप। तो जब वो खुद पढ़ा लिखा नहीं है तो आपने उसको, अगर वो यहाँ लोन लेने चला जाता है प्राइवेट सेक्टर से, तो उसकी प्रॉब्लम ये है कि उसको आप कहीं भी लगाओ वो आपका थंब इम्प्रेशन जो है वो लगा देता है, और आपने उसमें क्या लिखा, क्या कंडीशन फिक्स है, उसको उसकी बेसिक नॉलेज ही नहीं होती। तो फार्मर की इलिटरेसी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस एग्रीकल्चर फाइनेंस के सेक्टर में, कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, उसको नॉर्म्स मालूम नहीं है कि किस रूल्स रेगुलेशन के थ्रू मुझे ये लॉन्स जो है वो इशू किया गया है। तो ये एक बेसिक प्रॉब्लम है। उसके बाद है कि डोमिनेंस ऑफ ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर। तो जो ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है वो हमारे इस एग्रीकल्चर फाइनेंस को डोमिनेट करता है। सबसे ज़्यादा जो है 80% तक की जो फाइनेंस फैसिलिटी है वो इस सेक्टर के थ्रू जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और इस सेक्टर्स को आप सभी जानते हो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई रहती है, और जो कंडीशंस होती है वो ना तो इसको पता होता है ना किसी और को पता चलता है। उसके बाद आता है हमारा करप्शन। तो करप्शन में क्या होता है कि लोन आपको इश्यू हो गया, आपके नाम हो गया, लेकिन जिस मैनेजर ने आपके नाम लोन इश्यू किया है एटलीस्ट वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लेगा। और आपका आपका अगर 1 लाख रुपए का लोन इश्यू हुआ है तो मैनेजर के थ्रू या जिस पर्सन ने उस लोन को इश्यू कराया वो मिनिमम भी बता रही हूँ मैं आपको 20,000 ले लिया तो आपको लोन केवल मात्र 80,000 का ही मिल पाता। इतना ज़्यादा करप्शन जो है वो एग्रीकल्चर फाइनेंस की फील्ड में जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद आता है मीडिएटर्स, कि मीडिएटर्स इतने ज़्यादा हैं कि क्रॉप्स आपसे ले ली फिर किसी और ने ली,
फिर वो कहीं और ले जाके सेल करेगा और फिर वो ले जा करके वापस पब्लिक को सेल करेगा। तो इतने ज़्यादा मीडिएटर्स की चेन होने की वजह से भी जो है ये लोन दिलाने में भी वही मीडिएटर्स है कि फार्मर कुछ नहीं जानता है। फार्मर को जो है एक पढ़ा लिखा कोई भी है वो ले जाता है कि चलो मैं बैंक से लोन दे रहा हूँ, बैंक से लोन दिलाने के लिए ले जाता है। लोन यहाँ होता है, 10,000 मैनेजर रख लेता है, 10,000 वो पर्सन रख लेता है, या 20 मैनेजर ने रख लिया, 10 इसने लिख लिया, 70 जो है वो उसको मिल गए। तो लोन प्रोवाइड जो है वो डायरेक्ट स्कीम के थ्रू नहीं होने के कारण भी वजह से ये होता है। उसके बाद आता है पार्शियलिटी, कि लोन जो इशू किए जाते हैं मैक्सिमम उनको किए जाते हैं जिनकी लैंड की होल्डिंग जो होती है वो हाई होती है। जिनके पास लैंड हाई होती है उनको मैक्सिमम लोन इशू हो गए, और जिसके पास लैंड लोअर होती है उसको लोन इशू नहीं होते। तो ऐसा पार्शियलिटी बिहेव या ऐसा डिस्क्रिमिनेशन जो एग्रीकल्चर फाइनेंस में किया जाता है वो बहुत बेकार है। उससे पुअर फार्मर की जो कंडीशन है वो इम्प्रूव ही नहीं होती। मैक्सिमम लोन उन लोगों को इशू हो जाते हैं जिनकी लोन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और उन लोगों को लोन मिलते ही नहीं है जिनकी बेसिक जो है वो इसकी रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद है लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ फार्मर। ये सबसे बड़ा जो है इसका डिमेरिट्स पॉइंट है कि लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ फार्मर, जब आप खुद ही अवेयर नहीं हो, आपको खुद को बेसिक नॉलेज नहीं है, आप में जागरूकता नहीं है, आपको नॉर्म्स पता नहीं है, तब तक आपको कभी भी कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। तो लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ फार्मर में अवेयरनेस नहीं है, उस वजह से उसके साथ इतनी ज़्यादा चीटिंग होती है, उसको इतना ज़्यादा करप्शन को जो है वो सहन करना पड़ता है। उसके बाद होता है लो रिकवरी। एक इन इंस्टीट्यूशंस की प्रॉब्लम है कि लोन की रिकवरी ऑलमोस्ट नहीं हो पाती है, गवर्नमेंट को फिर कर्ज माफ़ करना पड़ता है, फिर लोन लिया जाता है, फिर करना पड़ता है। तो लो रिकवरी की भी वजह से भी इन इंस्टीट्यूशंस के पास फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो ये हमारे इस फाइनेंशियल सेक्टर्स की जो है वो बेसिक प्रॉब्लम्स है। अब हमें इन प्रॉब्लम को कैसे रिड्यूस करना चाहिए वो आप जैसा यहाँ सजेशन दिया उसी तरह से आप यहाँ भी सजेशंस दे सकते हो।